एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की इकाई क्या होती है, चार्ज को हम कैसे मेजर करते हैं। तो चार्ज को का मेजरमेंट जो है वो कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कूलम्ब ये एक साइंटिस्ट का नेम है, जिसके नाम पर जिस तरह फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो ये भी एक साइंटिस्ट का नेम है। उसी तरह से कूलम्ब भी जो है, ये चार्ज का यूनिट जो कूलम्ब लिया गया है, ये भी साइंटिस्ट के नेम पर ही रखा गया है। जस्ट लाइक ये जो है कूलम्ब ने एक डेफिनेशन दिया था, जिसमें कि वो इसको एक फोर्स से डिफाइन किया था। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस हम लोग इतना ही जानेंगे कि जो है एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम्ब होता है, यानी और इसे हम सी से डिनोट करते हैं। जब हम क्लास 12th और क्लास 11th में इसकी चर्चा की गई है कूलम्ब्स लॉ की, वहाँ पर हम लोग इसे पढ़ेंगे। जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब होगा, उसमें इसे हम कूलम्ब्स फोर्स और कूलम्ब्स लॉ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये सिर्फ सीख लेना है कि एस आई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम्ब होता है। अब जो है ये अगर आपको डिफाइन करना हो 1 कूलम्ब, ये क्या है, तो ये क्या है, ये 1 कूलम्ब। तो 1 क्या है, कूलम्ब एक चार्जेस पार्टिकल है और जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 दिया हुआ है। यानी ये क्या है, कूलम्ब के क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है 1 कूलम्ब, यानी इट इज ए क्वांटिटी ऑफ चार्ज which exerts a force on same charges particle and its magnitude is 9 into 10 to the power 9 Newton, and the other particles replaced 1 meter, then this is called 1 कूलम्ब। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 क्यूब, यानी इससे डिनोट हो रहा है कि इस पर 1 कूलम्ब का चार्ज है। ये जो है आपके एक सेम पार्टिकल पर जो है एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये एक फोर्स एक्सर्ट किया, किस पर, इस पर। कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। और ये जो है यहाँ से जब इस पर ये पार्टिकल यहाँ था, इस पर ये फोर्स एक्सर्ट हुआ, अप्लाइड हुआ, तब ये जो है रिप्लेस होके जो है इन दोनों के बीच में ये रिप्लेस होके 1 मीटर डिस्टेंस को रिप्लेस किया। यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा। तब ये जो है आपका ये पार्टिकल कहलाएगा कि ये 1 कूलम्ब है। यही इसका मीन हुआ, मतलब हुआ। यानी it is a quantity of
charge, strict charge. It is a quantity of electric charge which exerts 9 into 10 to the power 9 Newton force on same electric force on same electric charge body and this body is replaced at 1 meter distance by this force called one coulomb, and it is a quantity of electric charge which exerts 9 into 10 to the power 9 Newton force on same electric charge body, and this body is replaced at 1 meter distance by this force called 1 coulomb. ये इसका डेफिनेशन हुआ। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि इसने एक फोर्स F जो है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन एक्सर्ट्स किया है इस पर। ये जो है सेम चार्ज है, इसको प्लस Q और ये भी प्लस Q कर ले, यानी सेम चार्ज है। सेम चार्ज पर जो है एक फोर्स लगा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है दूसरा वो रिप्लेस हो रही है 1 मीटर के डिस्टेंस पर। यानी इन दोनों चार्जेस पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 1 मीटर होगा। ये आपका इसका डेफिनेशन हुआ। देन दिस इज 1 कूलम। देखिए, उसके पहले मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को कि चार्ज कैसे, कोई बॉडी कैसे चार्ज होता है और उसमें कैसे कब वो निगेटिव हो जाता है, कब वो पॉजिटिव हो जाता है। इसे हम लोग थोड़ा सा हम बोर्ड पर भी आप लोगों को रिव्यू करा देते हैं। देखिए, ये हम एक
मटेरियल ले रहे हैं Mg यानी मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो हमारा शेल है हम जानते हैं कि L M N इस तरह से जो है हमारा शेल होता है। ठीक है, अब जब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लेते हैं? K में n = 1 होता है, L में n = 2 होता है, M में n = 3 होता है, N में n = 4 होता है। इसी तरह से तब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसमें K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो हम 2n² से निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 हो गया। उसी तरह से L में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n² = 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4 × 8, इसमें 8 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 2n² 2 × 3 का स्क्वायर 2 × 9 = 18 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें निकालेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर = 2 × 16, ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अभी तक हम लोगों को जो है 120 एलिमेंट जो है हम लोग अब तक जान चुके हैं, जिसमें 95 एलिमेंट जो है वो इन नेचर है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं, यानी कि उन्हें जो है प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो खैर हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, सिर्फ समझने के लिए मैंने एक मटेरियल लिया है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम इट इज ऑल्सो ए मेटल। ठीक है, अब मैग्नीशियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा ये? तो पहला हम लोग शुरू करेंगे 2, उसके बाद 8, यानी ये K शेल आ गया, L शेल आ गया, है ना? उसके बाद है 18, तो 18 तो हमारा होगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम हमको 12 तक ही जाना है। तो बच कितना गया? 2 और 8, उसके बाद ये हो गया 2। ये जो कहलाएगा ये 10, 2 और 8 मिलकर कितना हो गया? 2 + 8, 2 + 8 = कितना हो गया? 10। ये कहलाता है कोर शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो है आपके न्यूक्लियस से जो है बहुत जो है टाइट फोर्स से बैंडेड होते हैं, यानी इन न्यूक्लियस और कोर शेल के का जो फोर्स ऑफ बैंड है वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये उसको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बीच में जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स का बैंड होता है, जिसको फोर्स ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी न्यूक्ली फोर्स कहा जाता है, वो लूज होता है। और इस लूज की वजह से क्या होता है कि जब ये एक्टिवेट किसी दूसरे न्यूक्लियस से होते हैं तो ये अपने न्यूक्लियस को ब्रेक कर देते हैं और ये पूरे जो है टूटकर दूसरे में चले जाते हैं, यानी कोई इसे खींचकर यहाँ पर पहुंचा देता है। तब ये इसमें कितना हो जाता है? 2 और 8 रह जाते हैं और ये 2 बाहर हो जाता है। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है और इसी पर डिपेंड होता है कि जो है
जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन मटेरियल होगा और अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग समझने के लिए तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसा बनेगा हमारा, ये हमारा जो है एटॉम ऑफ मैग्नीशियम है, एटॉम ऑफ मैग्नीशियम, एटॉम ऑफ मैग्नीशियम। अब हम जो है इसके ठीक सेंटर पर ये न्यूक्लियस होता है, ये जो है न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें क्या होंगे हम जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, जितना हम जानते हैं किसी भी मटेरियल में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है किसी भी मटेरियल में। ठीक है, और जैसे ही कोई मटेरियल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ट्रांसफर करता है, तब वो जो है आपके पॉजिटिव आयन बना लेता है, और जो उसको टेक करता है, जो उसको ऑब्टेन करता है, तो वो जो है निगेटिव आयन बना लेता है। तो इस तरह से इसी को आयन कहते हैं, यानी जिस पार्टिकल पर जब इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो जाता है उसे हम जो है आयन कहते हैं। तो आयन के लिए कोई भी मटेरियल आयन या कोई भी एलिमेंट आयन तभी बनाएगा जब उससे इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और दूसरा ग्रहण करेगा, या फिर दूसरा ग्रहण करेगा और तीसरा त्याग करेगा। ठीक है, इस तरह से जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो आयन में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो गया, तो इसमें 12 प्रोटॉन होंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कैसा शेल बनेगा, तो ये पहला शेल हुआ के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रोटेट करता रहेगा, बस इसकी ये एक्टिविटी होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो होगा वो क्या होगा, इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 2 4 4 2 6 और 6 2 8। ये भी क्या करेगा, ये भी जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है रोटेट करता रहेगा, जिसे हम लोग, इसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। देन उसके बाद जो होगा, ये इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसके और इसके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो बहुत लूज होगा। इस लूज फोर्स के वजह से ये फ्रीली जो है मूव करते रहते हैं, इधर उधर जो है घूमते रहते हैं, और जैसे ही कोई पावरफुल मटेरियल या जो है आपके पास आता है, तो ये इसको लूज न्यूक्लियर फोर्स होने की वजह से उस बॉन्ड को ये तोड़ देते हैं, और तोड़ के ये जो है बाहर आ जाते हैं, एटॉम के बाहर आ जाते हैं, ये एटॉम के बाहर आ जाते हैं, सॉरी ये एटॉम के बाहर आ जाते हैं। तो शेल इलेक्ट्रॉन कौन हो गए, ये 2 शेल हो इलेक्ट्रॉन हुए जो के शेल में है,
और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हुए है ना वो एल शेल में है, तो ए शेल, और जितना ये डिस्टेंस बढ़ता है, ये डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना फोर्स ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, और जैसे ही इसका डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस जैसे जैसे न्यूक्लियस से शेल का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ न्यूक्लियस घटता जाएगा। तो ये फोर्स यहाँ इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स में जो है अगर F1 और F2 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, F2 इज लेस देन F1, यानी ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा। तो ये सारी चीजें आप क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। मैंने इसका जस्ट रिव्यू कराया है, क्योंकि इस चैप्टर से थोड़ा सा जो है इस चैप्टर में कंसर्निंग है, इसलिए मैंने इसे आप लोगों को रिव्यू करा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई बॉन्ड टूट जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, कैसे दूसरा एटॉम जो है उस पहले मटेरियल के ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन को रीगेन कर लेता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लूजिंग है कैसे गेन है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज मटेरियल, पॉजिटिव चार्ज मटेरियल a material which loses its valence electron, a material which loses its valence electron called positive charge material. For example, Cu, Al, Fe, etc. Cu कॉपर, Al एल्युमिनियम, Fe फेरस यानी आयरन। नेगेटिव चार्ज मटेरियल a material which gains
loses valence electron, a material which gains the loses valence electron called negative charge material. तो पॉजिटिव चार्ज मटेरियल और नेगेटिव चार्ज मटेरियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अमाउंट कितना होता है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।